हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के पॉलिटिक्स के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि इसके पहले हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में आगे जान चुके हैं। आज इस जो लास्ट इसका पार्ट है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कह रहा लैंगिक मसले और राजनीतिक। लैंगिक मसला क्या है और राजनीतिक क्या है, जिसके बारे में जानते हैं। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानताओं का एक महत्वपूर्ण रूप है। यद्यपि लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, परंतु राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। यहाँ हम स्त्री पुरुष के जैविक बनावट की ओर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इस दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिका के बारे में विवेचना करेंगे। लैंगिक कौन गिक, लैंगिक कौन भेद विभेद पर, कौन रीत आधारित, कौन जिक सामाजिक, कौन भाजन विभाजन, कौनिक सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कौन रूप से दिखाई पड़ता है? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। लड़के लड़कियां के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में यह भावना धर कर जाती है। लड़के लड़कियां के पालन पोषण में या परिवार में धारणा भ्रम कर जाती है कि भविष्य में लड़कियां की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने में और बच्चे का पालन पोषण तक ही सीमित रहती है। बचपन से ही पता चल जाता है कि लड़कियां का क्या क्या काम है, क्या क्या भूमिका है। इसकी पुष्टि श्रम के लैंगिक विभाजन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से हो जाती है। यह प्रवृत्ति कमोबेशन सभी परिवारों में देखे जा सकते हैं। ये प्रवृत्ति है जो हर एक परिवार में देखने के लिए मिलता है, नहीं कि सिर्फ एक ही परिवार में देखने के लिए मिलता है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर के अंदर तक ही सीमित रहता है। महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है घर के क्या चाहिए अंदर तक ही सीमित है। इनका काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई फड़ाई करना तथा बच्चे का पालन पोषण करना आदि सब निहित है। इसका आधार कोई जैविक नहीं है। इसका आधार जो कोई जैविक आधार नहीं है। पुरुष भी इन कार्यों को भली भांति कर सकता है, और जो पुरुष भी सभी कार्यों को क्या कर सकता है? भली भांति कर सकता है। परंतु पुरुष वर्ग के दिमाग में यह विचारधारा घर बन चुका है। लेकिन पुरुष विचार के क्या चाहिए? दिमाग में घर बैठ गया है विचारधारा कि औरत जना इन काज को ही करने के लिए हुए हैं। पुरुष वर्ग महिलाओं की यही तयशुदा सामाजिक भूमिका मानता है। पुरुष जो मानता है कि औरत का जो काम है, जो घर के काम करने लायक है, वो बाहर का काम नहीं कर सकते। परंतु काम के लिए, इस प्रवृत्ति के लिए जैसे पैसा चुकाया जाता है, वहाँ मर्द खुशी इस काज को करते हैं। ऐसा कार्य करने में वे अपने को ही हीन नहीं समझते। अगर वही मर्द अपने घर के अंदर बर्तन साफ करें, खाना बनाएं या सिलाई पढ़ाई करें, तो उन्हें लोग शत्रु की संज्ञा देने लगते हैं। समाज में उन पर छीटाकशी की जाती है। समाज में क्या होने लगता है? उन पर छीटाकशी, यानी कि तरह तरह के बात उनको क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। हम यह भी देखते हैं कि होटल में खाना बनाने वाले अधिकांश पुरुष ही हैं। उसी प्रकार महिला पुरुषों की तरह घर की आवश्यकताओं के लिए बाहर से पानी भी लाती है, जलावन भी चुनकर इकट्ठा करती है तथा खेतों में कार्य करती है। हालांकि इसके लिए उसे कीमत नहीं दिया जाता है। फिर स्त्रियों किसी मध्यम परिवार में घरेलू कार्य करते हैं तो उसी कीमत दिया जाता है। मध्यवर्गीय परिवार की महिलाएं, मध्यवर्गीय परिवार की महिलाएं दफ्तर जाती है। यहाँ महिलाओं के बारे में एक सच्चाई तो स्वीकार करने ही पड़ेगा। महिलाओं के बारे में तो क्या है? स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए जो अतिरिक्त कार्य करते हैं, तो उनके ऐसा कार्य को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता है। कोई ऐसा भी किया जाता है कि अतिरिक्त जो घर में जो काम करे उसके अलावा और कोई भी काम करते हैं स्त्री घर को चलाने के लिए, फिर भी उसको अत्यंत मूल्यवान समझा नहीं जाता कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्हें दिन रात काम करने का भी श्रेय नहीं मिलता कि दिन रात काम करता, दिन में घर में, रात में घर में काम करता, खाना बनाता और फिर दिन में ड्यूटी जाता, उनको कोई भी श्रेय नहीं मिलता।
फिर भी आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। फिर भी इसके बावजूद भी महिलाएं हर एक क्षेत्र में बढ़ते जा रही है। घर में काम करने के बावजूद भी क्या होती है, आगे बढ़ते जा रही है। घर में काम कर, दिन रात काम करे, उसके बावजूद भी डेवलप इनका बढ़ता है जा रहा। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का ऐसा देश है तो सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग को आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। और यहाँ के लोगों को जो भी आजीविका का स्रोत है मुख्य कृषि है। अंग्रेजी में फार्मर या हिंदी में किसान शब्द का उच्चारण करने पर लोगों को सोच में पूर्व का चेहरा ही उभरता है। अगर देखा जाए तो हिंदी में किसान शब्द में या किसान शब्द का उच्चारण करने में लोगों को क्या होता है, चेहरा खराब रहता है कि किसान है तो उसको नीचे नज़र से देखा जाता है। शब्दों की रचना करने वाले से लेकर नीति निर्माता तक ने कृषि क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं के योगदान को कमतर आंका है। जो भी समाज हो या किसी और नीति निर्देशक तत्व या कोई और करने जिसको तय करता है कि क्या सीमा होगा, उसने सभी ने कह दिया कि क्या है, इसका योगदान बहुत ही कम है। जबकि सच्चाई यह है कि आज कृषि की स्थिरीकरण हो रहा है। 1991 से 2001 के जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि इन बीते हुए दशकों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या वृद्धि हुई है। यही कृषि क्षेत्र में क्या हो गया, महिलाओं की संख्या वृद्धि होगी। इन बातों की पुष्टि निम्नलिखित आंका जा सकती है। इन सभी बातों को निम्नलिखित तरीका से क्या किया जाता है, आंका जा सकता है। कौन कौन तरीका से? कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी क्या परसेंट है, 40%। आज की तारीख में कुल पुरुषों कामगारों में 53% पुरुष है। महिला कामगारों में 75% महिला कृषि में। देखा जाए पुरुष में जो काम करते 53% में पुरुष काम करते कृषि में। अब 75% क्या प्रतिशत, देखिए यहाँ 75% महिलाएं कृषि में काम करती है। तो यानी कहा जा सकता है कि कृषि में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान किसका है, महिलाओं का है। ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि में जुड़ी हुई है, विभिन्न काम करती है। इस तरह हम पाते हैं कि भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र, कौन आर्थिक क्षेत्र, भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कृषि में महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है। परंतु विडंबना यह है कि इसका हमारा देखने का यह है, विडंबना यह हमारे लिए है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को पुरुष के बराबर मेहनत नहीं दिया जाता। मेहनताना यानी कि जो पुरुष जो किसान करते हैं, महिला खेत करता है, कृषि में काम करता है, उसको पुरुष जो काम करता है उतना पैसा पुरुष को, जितना पैसा पुरुष को दिया जाता है या जितना मजदूरी, उतना मजदूरी महिला को दिया नहीं जाता है। समाज में उनके प्रति नजरिया में बदलाव नहीं आया है। इस तरह के शोषण के विरुद्ध महिलाओं के आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इस तरह का शोषण के विरुद्ध महिला क्या कर दिया, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। महिला प्रत्येक क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, महिला प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु गोलबंद होना शुरू हुआ है। महिला आंदोलन इसी कड़ी का सिलसिला है। महिला आंदोलन यही कड़ी का सिलसिला है। वास्तव में सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र पुरुष के कब्जे में हैं। यद्यपि मनुष्य जाति के आबादी में औरत का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक में उनकी भूमिका नगण्य है। नगण्य मतलब न के बराबर है। पहले सिर्फ पुरुष वर्षा को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करके वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। वहाँ सार्वजनिक पदों में ना तो वोट देने के लिए अनुमति थी, ना तो कुछ और करने के लिए अनुमति थी। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हेतु महिलाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे राजनीति के मुद्दे उठे, धीरे धीरे राजनीति के क्या उठते चले गए, मुद्दे उठते चले गए और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त होने लगा। यही कारण हुआ कि जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त नहीं हुआ होता था, धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दे उठने लगे, जिस कारण महिलाओं को भी राजनीतिक अवसर प्रदान होने लगा। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। यही करा कि सर्वप्रथम 1918 में महिलाओं को क्या चाहिए, वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। धीरे धीरे महिलाओं को वोट का अधिकार अन्य लोकतांत्रिक देशों में प्राप्त होने लगे। वास्तव में लैंगिक विभाजन, कौन विभाजन, वास्तव में देखा जाए तो लैंगिक विभाजन राजनीतिक अभिव्यक्ति शहर और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद किया है। यही कारण है कि जो भी आज देखा जाए राजनीतिक जीवन है, जो औरत की भूमिका जीवन बढ़ाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कौन निभाया है, राजनीतिक गतिविधि निभाया है। आज हम
सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि देखते हैं। आज हम देख सकते हैं कि सभी क्षेत्र में महिलाओं क्या आगे बढ़कर सामने आई है। आज हम महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में दिखाई पड़ते हैं। सभी जगह महिला दिखाई दे रहा है। डॉक्टर में देखिए महिला डॉक्टर है, इंजीनियरिंग महिला इंजीनियरिंग है, प्रबंध है, कॉलेज में पढ़ाने वाले, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले महिलाएं हैं। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा हुआ। अगर देखा जाए फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी देखा जाए तो बहुत ऊंचा हुआ है। भारत में तस्वीर अभी भी उतना संतोषजनक नहीं है। हमारा समाज अभी भी पिता प्रधान है समाज है। हमारा समाज जो अभी भी है जो पिता प्रधान है। औरतों के साथ भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और देखा जाए तो औरतों के साथ भी बहुत तरीक़ा से भेदभाव होते हैं। इन बातों का संकेत निम्न तथ्यों से मिलता है। इस सभी बातों का संकेत हमें इन सभी चीज़ों से, निम्न चीज़ों से क्या होता है, मिलता है। पहला, महिलाओं कौन छरता साक्षरता की दर अब भी मात्र 55% है। अगर देखा जाए महिलाओं की दर जो अभी भी 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। अब पुरुषों में कई फीसदी है, यानी 76% है। यद्यपि स्कूल शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल रही है। अब देखा जाए स्कूल शिक्षा में जो पढ़ने में जो टॉप करती है, जो लड़कियां कई जगह टॉप पर रही है, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियां का प्रतिशत बहुत ही कम है। 10th तक तो बहुत लड़कियां टॉपर करती है, फिर भी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के बात आ जाए फिर भी लड़की पीछे हो जाती है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नज़रिए में भी फर्क है। अगर देखा जाए तो इस चीज़ के लिए माता पिता के नज़रिए में क्या है, थोड़ा सा फर्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। अगर देखा जाए माता पिता का जो नज़रिया होता है कि बेटी से ज़्यादा पैसा किस पर पढ़ने पर खर्च करें, बेटी से ज़्यादा पैसा खर्च करें बेटा पर। यही कारण है कि उस शिक्षा में लड़कियां की संख्या सीमित है। यही कारण है कि उस शिक्षा में लड़कियां की संख्या क्या है, सीमित है। उत्तर, शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत कम है। यही कारण है शिक्षा में पिछड़ेपन होने के कारण ऊंचे संस्था पर तनख्वाहों वाले पर महिला क्या कम है और पुरुष का प्रधान क्या वहां पर ज़्यादा है। यद्यपि एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे के से ज़्यादा काम करता है। अगर देखा जाए एक सर्वेक्षण के अनुसार देखा गया कि जो औरतें हैं जो डेली औसतन एवरेज 7 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं, जबकि एक मर्द औसतन 6 घंटा ही काम करता है। और एक मर्द को देखा जाए तो औसतन सिर्फ 6 घंटा काम करता है। फिर भी पुरुष द्वारा किए गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। उसके बावजूद भी जो पुरुष काम किया वही काम ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इससे आमदनी होती है। क्योंकि इससे आमदनी होती है। हालांकि औरत भी ढेर सारे ऐसे काम करती है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होता है। औरत भी बहुत सारे ऐसा काम करता है जिसमें क्या चीज़ होता है, पैसा ज़्यादा आता है। लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर के चार होना चाहिए, 4 दीवारों के अंदर होता है। लेकिन इनके क्या होता है, घर के 4 दीवारों के अंदर इनका ज़्यादा काम होता है। इसके लिए इन्हें पैसा नहीं मिलते हैं, क्योंकि घर का जो काम करता है उसको कौन पैसा देता है, कौन देता है, पैसा नहीं मिलते हैं। इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि औरतों का काम दिखाई पुरुषों को नहीं देता है। चौथा कारण करा लैंगिक पूर्वाग्रहण। कौन पूर्वाग्रहण, लैंगिक पूर्वाग्रहण। लैंगिक पूर्वाग्रहण का काला पक्ष बहुत बड़ा दुखदाई है। लैंगिक पक्ष का देखा जाए तो पूर्वाग्रहण बहुत दुखदाई है। जब भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के ही चाह होती है, लड़कियां को जन्म देने से पहले हत्या कर देने की प्रवृत्ति इसी मानसिकता का परिणाम है। कहता है कि लड़के की चाह यही होती है कि लड़के की प्रवृत्ति होता है कि लड़के की क्या कर दे, हत्या कर दे। यही प्रवृत्ति उसके अंदर आता है कि लड़का काम अच्छा करता है इसलिए लड़का हत्या नहीं करता, लड़की को छोटे के रूप में क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन देने योगवा, ध्यान देने योगवा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, एक बार इसे शेयर कर दीजिए। कह रहा आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा महिलाओं का, अरे पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा और समझ में आएगा यहीं से, PTC पवन टीचिंग सेंटर। कह रहा महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। कौन प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। औरतों के प्रति समाज की इस घटना
नजरिया के कारण ही आंदोलन की शुरुआत होने लगी। यही तरह का और औरतों की यही समाज के घटनाओं के कारण नजरिया के कारण आंदोलन होते चला गया। महिला आंदोलन की मुख्य मांग से में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही। एक तरह की सत्ता में महिला की मुख्य मांग यह था, क्या था, सबसे सभी मांगों में सबसे प्रमुख मांग था कि सत्ता में भागीदारी, हमको भी क्या चाहिए होना चाहिए, सरकार में हम भी बने रहेंगे। औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरत का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। औरतों ने सोचना शुरू कर दिया जब तक सत्ता पर सरकार में औरतें नहीं आएंगे, इस सारे समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होगा। फलतः राजनीतिक गतिविधियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। ये होगा कि इसके धीरे धीरे क्या होगा, चुने हुए प्रतिनिधियों को, जो लेडीज है उसको क्या जाएगा, सीट बढ़ाते जाया जाएगा। यद्यपि भारत के लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 69 हो गई। यही कारण हुआ कि भारत में जो लोकतंत्र में जो महिला लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या जो थी 59 हो गया। फिर भी इसका प्रतिशत 11% से नीचे ही रहा। फिर भी 11% पूरा महिलाओं की जनसंख्या जितना भी लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसका 11% भी नहीं रहा, इससे भी नीचे। विकसित देशों में भी विधायिका महिला प्रतिनिधित्व की संख्या संतोषजनक नहीं, ये नहीं कि खाली भारत में ऐसा है, जो भी विकसित देशों है वहाँ भी महिला की जनसंख्या क्या है, प्रतिनिधियों की संख्या, यानी वहाँ बस कह सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा जो भी जिस देश में जौन सभा होता है उस सभा में महिलाओं की संख्या कम है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3% महिला प्रतिनिधित्व है, मतलब वहाँ के जो महिला नेता है मात्र जो है 19.3% है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका प्रतिनिधित्व 16% है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो उतना डेवलप्ड कंट्री बीच में, फिर भी वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी कितना है, मात्र 16.3% है। इसी प्रकार इटली में आज के समय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व 16.1% है। आयरलैंड में इसका प्रतिशत लगभग 16.2% है। फ्रांस जैसे विकसित देशों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 13.9% है। इस सभी डाटा के अनुसार आपको पता चला होगा कि जितना भी विकसित देश हैं वहाँ भी महिलाओं की संतोषजनक आंकड़ा नहीं है। कहने मतलब वहाँ भी संसद में, भवन में, राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। पश्चिमी देशों में 70% महिलाएं वैसे परिवार से आते हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, और यहाँ से 70% महिला ऐसे आते हैं इसका परिवार राजनीतिक दृष्टि से है, यानी वहाँ के प्रधान है, वहाँ के जो उसके परिवार है वह भी कुछ नेता के अंतर्गत आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 40% महिलाओं पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक था। अगर देखा जाए पिछले चुनाव में हुआ जो 40% महिला जो क्या था, उसका पृष्ठभूमि आपराधिक था, यानी कि पारिवारिक था, जो अपराध का था, अपराध से जुड़े हुए था। परंतु इस बार 15वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने अपराधियों को नकार दिया। या फिर क्या हुआ, 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो जनता जो था, जितना भी जो क्या था अपराधियों की था, अपराध जो खड़ा हुआ था उसको वोट देवे नहीं किया, जीतवे नहीं किया। 90% महिलाओं स्नातक हैं, और 90% जितना भी सांसद है यानी कि लोकसभा में बैठता है, संसद में बैठता है, जो जीत के गया सरकार, वो मास स्नातक मतलब कुछ स्नातक मतलब BA मात्र क्या % किए हुए, 90% BA किए हुए। आज भी आम पारिवारिक महिलाओं का सांसद बनने का अवसर छीन है। आज भी देखा जाए आम परिवार का सांसद बन सकता है, नहीं बन सकता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ है। अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाते चला गया लोकतंत्र में तो ये क्या है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है। क्या रहा है, विक्टर ह्यूगो ने इस संदर्भ में लिखा है। किसने लिखा है, विक्टर ह्यूगो ने। पुरुषों के पास दृष्ट होता है, पुरुषों के पास क्या है, दृष्ट है, और स्त्रियों के पास है अंतर्दृष्टि होता है। पुरुषों के पास तो दृष्टि होता है कि ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, लेकिन अंतर्दृष्टि होता है, जो नया सोचता है वो भी उसके पास होता है। इसलिए वे चीजों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक देख सकती है। यही कारण होता है कि वह चीजों को, स्त्री होता है जो बहुत सारी चीजों को दूर तक यानी कि आने वाले लंबे समय तक कोई क्या कर सकती है, ये सभी चीजों को देख सकती है। पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से, कौन TC PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और इससे प्रेरणा मिल सके। इस तरीका का और वीडियो हम आपके सामने लाएं और हम
क्लास कंटिन्यू चलता रहा है, इसलिए बने रहे पॉइंट टीचिंग सेंटर के साथ। ये हम आपको क्या कर दिए, आपको पढ़ा दिए। इसके बाद हमें क्या प्रश्नावली इसमें चलेंगे, इसके क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्नावली है जो उसके क्वेश्चन उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों बने रहे पॉइंट टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें आगे, पढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पॉइंट टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।